चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ थर्ड बुक की स्टार्टिंग करूंगा, थर्ड बुक की डिस्कशन। पहले थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज मैं ये नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो जाओ। थर्ड बुक कौन सी है पहले आराम से समझते हैं। कुछ बच्चों को तो ये डाउट है कि सर थर्ड बुक है कौन सी। तो अगर हम ग्रेवाल सर की बात करें, लेटेस्ट एडिशन है 23, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये है आपकी थर्ड बुक। और इसमें इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है? प्रोजेक्ट वर्क। इसका मतलब अगर मैं थर्ड बुक की बात करूं, थर्ड बुक की टोटल वेटेज है 20 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स, टोटल वेटेज है 40 मार्क्स। 20 मार्क्स आते हैं आपके सीबीएसई बोर्ड के अंदर। इट मीन्स जो मेन आपका प्रैक्टिकल पेपर होता है सीबीएसई बोर्ड में, वहां पे 20 मार्क्स की आती है। और आपके स्कूल के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है, उस प्रोजेक्ट भी 20 मार्क्स का होता है। वो भी कहाँ से आता है? थर्ड बुक से। तो अगर थर्ड बुक की बात करें तो थर्ड बुक की सीबीएसई में टोटल वेटेज है 40 मार्क्स। 20 मार्क्स बोर्ड में एग्जाम में, और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट सबमिट होगा, वो भी किस पर बेस्ड होगा? थर्ड बुक पर। अब मैं आपको बताता हूँ आपकी ट्वेल्थ क्लास के अंदर किस तरह से डिवाइड किया गया है। मैं बहुत आराम से सारे चैप्टर्स कवर करा दूंगा, बट आप बस कंफ्यूज मत होना। उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आपकी ट्वेल्थ क्लास में दो चीजें हैं। एक है पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट आया था 1932 में। और अगर हम बात करें, इसकी हमारी नॉर्मल क्लासेस चल रही हैं ऑफलाइन के अंदर। तो पार्टनरशिप की हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, वो एज इट इज चलती रहेंगी। पार्टनरशिप एक्ट। ट्वेल्थ क्लास में एक और एक्ट है जिसका नाम है कंपनीज एक्ट। और कंपनीज एक्ट आया था 2013 के अंदर। ये कंपनी एक्ट के बेस पर आपकी पूरी की पूरी थर्ड बुक, और जब हम सेकंड बुक पढ़ाएंगे तो सेकंड बुक और थर्ड बुक किस पर बेस्ड है? कंपनीज एक्ट 2013। आप मुझे बताओ, ये है 1932, यानी सर बहुत पुराना एक्ट है। और ये है 2013, कौन सा लेटेस्ट है? बेटा मुझे बताइए फटाफट चैट बॉक्स में, कौन सा लेटेस्ट एक्ट है? लेटेस्ट कौन सा है, 32 या 2013? तो ऑफ कोर्स सर आपका कंपनीज एक्ट लेटेस्ट है। और इसी कंपनीज एक्ट की वजह से आप में सीबीएसई में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कंपनीज एक्ट के। दो बुक्स हैं, थर्ड बुक भी इसी पर बेस्ड है और सेकंड बुक भी इसी पर बेस्ड है। बट आज की क्लास में मैं आपके साथ कौन सी बुक करूंगा? थर्ड बुक। पार्टनरशिप के ऊपर आपकी फर्स्ट बुक बेस्ड है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, ये वाला ऑफलाइन चलती रहेगी एज इट इज पार्टनरशिप, कंफ्यूज नहीं होना। हम कुछ नया करेंगे कंपनीज एक्ट के बारे में, कंपनीज क्या होती हैं। पार्टनरशिप में आपको सब कुछ पता है। मैं आपको नॉर्मली एग्जांपल देता हूं अपने इंस्टीट्यूट का, साई विनायक का। क्या ये पार्टनरशिप फर्म है? आंसर इज यस। और इसमें कौन कौन पार्टनर है मैंने आपको बताया था। एक मैं हूं वरुण सर, दूसरे हैं गौरव सर। तो ये है साई विनायक पार्टनरशिप का एग्जाम्पल। बट अगर हम बात करें कंपनीज की, अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप अभी नोटिंग नहीं करेंगे। मैं आपको ये सारा पीडीएफ फाइल आपको सबमिट कर दूंगा, उसके बाद आप आराम से इसको शेयर करेंगे, आराम से इसको नोट कर लेंगे। अभी फोकस करना समझने पर, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है। कंपनीज की बात करूं तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये चलना चाहिए, सर इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी कंपनी है? रिलायंस। सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? रिलायंस। बेटा किसी को पता है इसमें कौन कौन ओनर हैं, मालिक कौन कौन है? एनी आइडिया? रिलायंस के मालिक कौन है? एक है मुकेश अंबानी, दूसरे हैं अनिल अंबानी। वेरी गुड, कुछ बच्चों को पता है बेटा, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। तो ये रिलायंस कंपनी आजकल सबसे ज्यादा टॉप पे चल रही है इंडिया में।
रिलायंस के बाद एक और कंपनी का नाम लिखते हैं टाटा लिमिटेड। आपको समझ आना चाहिए, मैं आपको कंपनीज एक्ट पढ़ा रहा हूं, तो कंपनीज क्या होती हैं। तो पहले दिमाग में रिलायंस दिमाग में रखेंगे, टाटा दिमाग में रखेंगे, एक और कंपनी है अदानी। ये सारी की सारी बिग शॉट कंपनीज हैं इंडिया की। तो ये सारी कंपनीज को क्या, इस पे कौन सा कानून लगता है, कंपनीज एक्ट 2013। इन्हीं के हमें अकाउंट्स पढ़ने हैं। इसका मतलब अभी तक आप मेरे से अकाउंट्स पढ़ रहे थे साईं विनायक के, अब हम अकाउंट्स पढ़ेंगे इन कंपनीज के, और इनकी अकाउंटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। उस डिफरेंट को जरा समझते हैं। पहला डिफरेंस, पहले तो ये समझते हैं सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस, अभी तक जब हम बैलेंस शीट बना रहे थे, अभी तक 11th क्लास में और 12th क्लास में पार्टनरशिप में जब हमने बैलेंस शीट बनाई थी, तो इधर आती थी सारी असेट्स, इधर आती थी लाइबिलिटीज, और क्या आती थी, कैपिटल। इस तरह की आज तक आप बैलेंस शीट बनाते आ रहे हैं। 11th क्लास में भी और 12th क्लास में पार्टनरशिप में ऐसी बैलेंस शीट बनाते थे, असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। बट सर जब हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं, तो कंपनी की बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार होती है। ये पहला डिफरेंस है, पहला डिफरेंस बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट आप देखो, इसको मैं ऐसे घुमा दूंगा, बेटा आई रिपीट, ये रही बैलेंस शीट, और इस बैलेंस शीट को हम ऐसे घुमा देंगे, ऊपर आ जाएंगी लाइबिलिटीज और कैपिटल, और नीचे आ जाएंगी असेट्स। तो बस इस बैलेंस शीट को थोड़ा सा घुमाना है, तो ये बैलेंस शीट आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। ऊपर दिखेंगी लाइबिलिटीज, और क्या दिखेंगी, कैपिटल्स। यहाँ पे आएगा अमाउंट, और फिर यहाँ पे हो जाएगा टोटल। ऊपर आ जाएंगी लाइबिलिटीज और कैपिटल, और ये जो असेट्स हैं, ये इसी बैलेंस शीट में नीचे आ जाएंगी असेट्स। यहाँ पे आ जाएंगे असेट्स, और फिर इसका भी हम क्या कर देंगे, टोटल। तो पहला तो ये डिफरेंस है। आज तक हम बैलेंस शीट ऐसे बनाते थे, अब इस बैलेंस शीट को घुमा देंगे, बैलेंस शीट ऐसे बनेगी कंपनी में। इट मींस, इसको बोलते हैं, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। आज तक जो आप बनाते आ रहे हो पार्टनरशिप में, आज भी ऐसे ही बैलेंस शीट बनानी है। इस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। मगर कंपनीज के अंदर इस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं, इस फॉर्मेट को बोलते हैं वर्टिकल फॉर्मेट, वर्टिकल फॉर्मेट। इसका मतलब, अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात करूं, एक बात जरा मुझे बताना, मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं। मैंने कुछ सामान खरीदा, और उस सामान पर ऐसे करके एक डिजाइन बना हुआ था, जिसपे ग्रीन कलर था। बेटा डिजाइन था, और डिजाइन पे कौन सा कलर था, ग्रीन कलर का। मैंने कुछ खाने के लिए सामान मंगवाया, उस पे ग्रीन कलर का ऐसे लोगो था। ये ग्रीन कलर क्या इंडिकेट करता है, वेज है या ये नॉन वेज आइटम है, बताओ मुझे आप सारे जरा। बेटा ये ग्रीन कलर क्या शो करता है, ये वेज आइटम होती है या नॉन वेज आइटम होती है। तो ये ग्रीन कलर शो करता है दिस इज अ वेज आइटम। वेरी गुड। अगर सर किसी खाने के सामान पर जो लोगो लगा हुआ है उसका कलर रेड है, रेड है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है ये है नॉन वेज आइटम, ये है नॉन वेज आइटम। इसी तरह से हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। अगर आप किसी की बैलेंस शीट उठा के देखते हो, और किसी की बैलेंस शीट अगर इस तरह से बनी हुई है, टी शेप में, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। मैंने यहाँ लिखवा रखा था, इसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो आपको पता लग जाएगा ये बैलेंस शीट या तो किसी पार्टनरशिप फर्म की है, या किसी प्रोप्राइटर की है 11th क्लास। बेटा इस बैलेंस शीट से पता लग जाएगा, या तो किसी पार्टनरशिप फर्म की है, या कोई सोल प्रोप्राइटर की है 11th क्लास की। बट आपके सामने जो बैलेंस शीट है, और अगर उस बैलेंस शीट में ऐसे बनी हुई है,
ऊपर हैं लाइबिलिटीज कैपिटल और नीचे हैं असेट्स। इस बैलेंस शीट को देख के आपको साफ पता लग जाएगा कि ये जो बैलेंस शीट है ये पक्का किसी ना किसी कंपनी की है। तो हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स में हमें देख के पता लग जाना चाहिए कि बैलेंस शीट कंपनी की है या पार्टनरशिप या प्रोप्राइटर। मुझे बताइए कि आपको पहला कॉन्सेप्ट समझ आया है कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में? बोलो बेटा, यस और नो। बताइए फटाफट, फर्स्ट डिफरेंस क्लियर है क्या आप सबको? बेटा क्लास थोड़ी सी लंबी लूंगा, कोशिश करेंगे 2 आवर्स की मैं क्लास लूं। तो आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना, बिकॉज ये वही बच्चों को मैंने इनवाइट करा है जो बच्चे एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर सकते हैं। जी। तो बिल्कुल 2 आवर्स के अंदर मैक्सिमम चीजें कवर करेंगे। यहाँ तक बात इतनी खत्म हो गई है वर्टिकल फॉर्मेट। कहानी को और आगे लेके चलते हैं। एक और सर समस्या आ रही थी। पार्टनरशिप एक्ट आया था 1932 में। बहुत पुराना कानून है, बहुत पुराना, इंडिपेंडेंस से पहले का है पार्टनरशिप। मगर कंपनीज एक्ट कब आया था? 2013। बिल्कुल लेटेस्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट है। इसका मतलब अगर आप 12th के बाद कहीं जॉब लेने जाएंगे तो जॉब लेने भी आप कहाँ जाएंगे? कंपनीज में। तो आपको कंपनीज के अकाउंट समझ आने चाहिए, पार्टनरशिप समझ आए या ना आए, कंपनी अकाउंट जरूर समझ आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये रही बैलेंस शीट, कंपेयर करो तो आपको समझ आएगा सर दिक्कत कहाँ आती थी, पुराने में दिक्कत कहाँ आती थी। यहाँ लिखा है बैलेंस शीट में कैश एट बैंक। बेटा आप भी ऐसा करते आ रहे थे बट आपको कभी दिक्कत फील नहीं हुई। यहाँ लिखा है कैश एट बैंक 200 करोड़। 200 करोड़। तो बैंक में कितना पैसा पड़ा है? 200 करोड़। सेम चीज मैंने कंपनी की बैलेंस शीट बनाई। ये रही कंपनी की बैलेंस शीट। और कंपनी की बैलेंस शीट में ऊपर आएंगी लायबिलिटीज, फिर आएंगी कैपिटल, नीचे आएंगी असेट्स, और असेट्स के अंदर आएगा कैश एट बैंक। बैंक में कितना पैसा पड़ा है? 200 करोड़। बैंक में कितना पैसा पड़ा है? 200 करोड़। अब क्वेश्चन ये है, ये कैसे पता चलेगा कि ये जो 200 करोड़ हैं, ये जो 200 करोड़ हैं, दिक्कत समझना दिक्कत क्या है। ये 200 करोड़ बैंक में तो हैं, मगर कौन से बैंक में है? क्वेश्चन मार्क ये है दिमाग में। ये तो पता लग गया 200 करोड़ रुपए हमारे बैंक में पड़े, मगर कौन से बैंक में है? अगर हम बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हैं बेटा, एसबीआई में है पैसे, पंजाब नेशनल बैंक में है, एचडीएफसी बैंक में है, आईसीआईसीआई बैंक में है, ये पैसे कहाँ हैं? तो इसके लिए डिटेल्स में, यानी सर पहले हमें पता नहीं लगता था, हम बस बैंक में पैसे निकालते थे बट हमने कभी ये सोचा नहीं कि कौन से बैंक में पैसे हैं। अब आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो बड़ी बड़ी कंपनीज के, और उनके अकाउंट 50-50 बैंक्स में होते हैं। किस बैंक में कितने पैसे हैं आपको बताना पड़ेगा। टोटल 200 करोड़ है। एसबीआई में है 100 करोड़, पंजाब नेशनल में है 40 करोड़, एचडीएफसी में है 50 करोड़, आईसीआईसी में है 10 करोड़। बताओ क्या ये 200 करोड़ हो गए? यस और नो? यस और नो? तो इट मीन्स सर ये जो डिटेल्स है बेटा, ये जो डिटेल्स हैं, इन डिटेल्स को अलग से लिखा जाता है। और इस डिटेल को सिंपल वर्ड्स में क्या बोलते हैं? डिटेल्स। मगर टेक्निकल वर्ड में कुछ नया सीखेंगे। टेक्निकल वर्ड में बोला जाता है नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स, यानी सर एक नया वर्ड सीख गए आप। ऐसा सर हमने पार्टनरशिप में नहीं पढ़ा। पार्टनरशिप में कुछ नहीं होता। सारी दिक्कतें, सारी दिक्कतें बेटा नॉर्मल जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो उसी टाइमिंग्स पे रहेंगी, जो भी 5 to 6 और 7 to 8 बैच रहता है दिल्ली में।
वही नॉर्मल टाइमिंग्स रहेंगी। अभी तो मैं बस एक एक्स्ट्रा ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूँ आपको। तो नोट्स टू अकाउंट का मतलब होता है डिटेल्स। डिटेल्स को क्या बोला जाता है? नोट्स टू अकाउंट। और ये सारी दिक्कतें कहाँ आती हैं? कंपनीज के अंदर। अब आप क्या करोगे? आपने लिखा बैंक अकाउंट में है 200 करोड़, और यहाँ पे देखो आपने एक और कॉलम बनाया, बैलेंस शीट में कॉलम बनाया और वहां लिखा नोट, नोट नंबर। फॉर एग्जाम्पल लिखा नोट नंबर 1, और यहाँ पे लिखा नोट नंबर 1। अगर अगर किसी को ये पता करना है कि ये 200 करोड़ रुपए कौन से बैंक में है, तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा नोट नंबर 1 में। और 1 में नीचे, नीचे नोट्स टू अकाउंट नंबर 1, वहां पे आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी। इसे कहते हैं नोट्स टू अकाउंट, जहां पे डिटेल होती है। और जो बैलेंस शीट में आता है उसे कहते हैं समरी। बेटा एक और पॉइंट आपको समझ आ गया नोट्स टू अकाउंट? मुझे जल्दी से बताओ, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नोट्स टू अकाउंट क्या होते हैं? बोलो जल्दी से बेटा, यस और नो, फटाफट बताइए, यस और नो। जल्दी जल्दी बेटा रिप्लाई करो, जिन बच्चों के लिए क्लास ऑर्गेनाइज करी थी। एक बच्चे का डाउट भी आ गया है इसके अंदर, एक बार देख लेते हैं क्या डाउट है। बेटा अभी दोबारा से आएगा बलराज, डोंट वरी। ये नंबर का क्या मतलब है, अभी दोबारा से सारी डिस्कशन होगी। मैं आपको बैलेंस शीट दिखाना चाहता हूँ कि अब सर बैलेंस शीट कैसे हो गई। बेटा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पहले बैलेंस शीट देखें। बैलेंस शीट अब इस प्रकार बनती है कंपनीज के। ये देखो, ये हमारी बैलेंस शीट है, और ये मैंने डेडिकेट करा है अपने स्टूडेंट्स को, अच्छे बच्चे हैं सारे। तो बैलेंस शीट ऑफ नलायक लिमिटेड। बेटा लिमिटेड का मतलब ये है कंपनी है, कंपनी, कंपनी की बैलेंस शीट है। कंपनी की बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार होती है। ऊपर आती हैं लायबिलिटीज, ऊपर आती हैं लायबिलिटीज। इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल। अभी सब समझाएंगे आपको, लायबिलिटीज और कैपिटल। यहाँ सारी की सारी लायबिलिटीज आती हैं। फिर आता है नीचे टोटल। उसके बाद ये देखो ध्यान से, ये क्या लिखा है बेटा? ये क्या लिखा है? ये लिखा है नोट नंबर। इसका मतलब अगर किसी की डिटेल में जाना है तो यहाँ पे नोट नंबर लिखना पड़ेगा। फिर ये नोट नंबर का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ। नोट नंबर का मतलब होता है नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब डिटेल। डिटेल कहाँ जाएंगे? नोट नंबर। उसके बाद फिर यहाँ लिखा है करंट रिपोर्टिंग पीरियड, यानी सर कौन सा ईयर है? करंट ईयर जो चल रहा है। और अच्छी बात क्या है, अब आपको प्रीवियस ईयर की भी फिगर्स लिखनी पड़ेंगी। बेटा एक और नया चेंज आ गया, एक और नया चेंज। इसका मतलब अगर हम पार्टनरशिप की बताएं तो पार्टनरशिप में तो सिर्फ एक साल, करंट ईयर, करंट ईयर एक साल की बैलेंस शीट बनाते थे हम, सिर्फ एक साल की। बट जब कंपनी के अकाउंट्स बनाएंगे तो वहां पे दो दो कॉलम होंगे। बेटा दो दो कॉलम होंगे, एक तो करंट ईयर का कॉलम होगा और एक प्रीवियस ईयर का भी कॉलम होगा। यानी सर दो दो बैलेंस शीट आपको दिखाई देंगी जब भी आप कंपनी अकाउंट्स बनाएंगे। एक करंट ईयर, दूसरा प्रीवियस ईयर। ऐसा क्यों होता है अभी उसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। अभी सिर्फ देखना है कि हाँ सर ऐसा फॉर्मेट होता है, कुछ नहीं समझाया। ये सारी क्या है? कैपिटल और लाइबिलिटीज। इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल, और ये होती है लाइबिलिटीज। ये सब लाइबिलिटीज दे रखी हैं। स्पेस कम था, इसी के नीचे, इसी के नीचे क्या आएंगी? असेट्स। ऊपर आती हैं लाइबिलिटीज, नीचे क्या आती हैं? असेट्स। स्पेस कम था इसलिए मैंने पीछे टर्न कर दिया और मैंने यहाँ लिख दिया असेट्स। तो असेट्स सारी की सारी आ गई यहाँ पे, सारी की सारी असेट्स आ गई, यहाँ टोटल हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बारी। यहाँ भी आपको क्या मिलेगा?
नोट नंबर, नोट नंबर। फिर यहाँ पे कौन सी फिगर आएंगी, करंट ईयर की, इस साल की फिगर। और फिर आएंगी प्रीवियस ईयर की फिगर। इस तरह से फिगर्स आती हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात सुनो, ये क्या लिखा है बेटा, जरा एक बार पढ़ के मुझे बताना ये लिखा क्या है। ये क्या लिखा है, इससे क्लियर हो जाएगा कि आपको कॉपी एकदम क्लियर है। क्या लिखा हुआ बेटा, जल्दी जल्दी बताओ मुझे क्या है। बेटा अराउंड 40 स्टूडेंट्स हैं और पूरा आप पेशेंस मेंटेन रखना। मैं आपको पूरी की पूरी थर्ड बुक करा दूंगा जल्दी से जल्दी। क्या है ये बेटा, बताओ फटाफट मुझे जल्दी जल्दी, क्या लिखा है। ये लिखा है टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स के आगे मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग। बेटा आप देखना, ये दिक्कत है, आपने आज तक कभी सोचा नहीं था कि ये दिक्कतें होती हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, और लैंड एंड बिल्डिंग आपने लिखा इस बार 1000 करोड़ की है लैंड एंड बिल्डिंग। पिछली बार लैंड एंड बिल्डिंग थी 600 करोड़ की, फिगर्स इन करोड़। इस बार जो लैंड एंड बिल्डिंग आ रही है बैलेंस शीट में हमारी आ रही है 1000 करोड़। पिछले साल कितनी थी, 600 करोड़। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये लैंड एंड बिल्डिंग 1000 करोड़ की है, बट ये बिल्डिंग है कहाँ। ये दिल्ली में है, नोएडा में है, मुंबई में है, आगरा में है, या आउट ऑफ इंडिया है, कहाँ है। इस दिक्कत के लिए, इस दिक्कत के लिए उन्होंने लिखा नोट नंबर 2। ये नंबर है, जो मर्जी लिखो आप, 3 लिखो, 4 लिखो। उन्होंने कहा अगर डिटेल में जाना है तो नीचे, नीचे आपको मिलेगा नोट्स टू अकाउंट्स। बेटा नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब क्या है, इन शॉर्ट इसका मतलब है डिटेल। अगर डिटेल के लिए जाना है तो नोट नंबर 2 में जाओ। ऐसे बड़े सारे नोट होंगे, 1 2 3 4 5 6, जहां भी डिटेल में जाना है आप जा सकते हो। तो नोट नंबर 2 में आपको मिली लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग टोटल कितनी थी इस साल, 1000 करोड़। अब आप बताओगे लैंड एंड बिल्डिंग दिल्ली में कितना है, मान लेते हैं दिल्ली में है 500 करोड़। फिर बताओगे हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग नोएडा में है 400 करोड़। फिर आप बताओगे लैंड एंड बिल्डिंग आगरा में है 100 करोड़। क्या टोटल 1000 करोड़ हो गई। यस, ऐसे आपको पता लगता है। अब इसका यूज क्या है बेटा, इसका यूज ये है, अगर आप सेटिस्फाई हो कि बिल्डिंग 1000 करोड़ की है और आप कंपनी के ओनर हो, आप मुकेश अंबानी हो, आप अनिल अंबानी हो, कंपनी के मालिक हो, आपको लगता है बिल्डिंग 1000 करोड़ की है, ओके। बट अगर आपको डाउट होता है, डाउट, तो डाउट के लिए आप कहाँ जाओगे, नोट नंबर 2 में। आपको डाउट हो रहा है कि ये बिल्डिंग कहाँ है, तो आप जाओगे नोट नंबर 2। और नोट नंबर 2 में जैसे ही जाओगे आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि 500 करोड़ की प्रॉपर्टी दिल्ली में है, 400 करोड़ नोएडा में है, और आगरा में कितने की है, 100 करोड़। तो इस तरह से बनाए जाते हैं नोट टू अकाउंट। बेटा मुझे बताइए, क्या ये आपको नोट्स वाली बात समझ आ गई है। बलराज आपका डाउट था। बेटा बाकी सब बच्चे बताइए, नोट टू अकाउंट क्लियर है। बेटा बलराज चैट बॉक्स में बताओ अगर डाउट है तो। बेटा बाकी सब बच्चे, इज दिस क्लियर। क्लियर है। मैं अभी आपको अनम्यूट करूंगा थोड़ी देर बाद, फिर आपके आराम से डाउट्स लूंगा। मैं पहले थोड़ा सा बेस बना दूं जिससे आपका इंटरेस्ट क्रिएट रहे इसमें, फिर जल्दी जल्दी बताएंगे। यस। अब दूसरी बात, सर आज तक जब पार्टनरशिप बना रहे थे तो पार्टनरशिप में तो 1 साल की बैलेंस शीट होती थी, बस करंट ईयर की बैलेंस शीट। ये सर कंपनी, कंपनी के अंदर 2 2 साल की बैलेंस शीट बनाने का क्या पर्पस है। बेटा ये लेटेस्ट कंपनी है, यहां से आपको अकाउंट्स की नॉलेज आएगी कि सर हमें करना क्या है लाइफ में।
वो तो आप ट्वेल्थ के अंदर है, इसलिए ट्वेल्थ में पार्टनरशिप पढ़नी है, बट आगे चल के आपने क्या पढ़ना है, कंपनी अकाउंट्स। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आएगा कि सर 1 साल की तो समझ आता है, ये पिछले साल की दिखाना जरूरी क्यों है? बेटा ये क्यों जरूरी है? क्योंकि यहां से आप क्या कर पाते हो, कंपैरिजन कर पाते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पुराने साल से आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन। इसे कहते हैं कंपैरेटिव, कंपैरिजन कर सकते हो। पिछले साल 600 करोड़ की बिल्डिंग थी, इस साल 1000 करोड़ की हो गई। मुझे बताओ ये बिल्डिंग कैसे बढ़ गई? बेटा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पिछले साल मेरे पास 600 करोड़ था, इस पर 1000 करोड़ हो गया। बताओ ये बिल्डिंग बढ़ कैसे गई? पहले तो बताओ बड़ी कितनी, कितनी बढ़ गई? 400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बढ़ गई। सोचो अब कैसे बढ़ गई होगी? बेटा क्या ये एप्रिशिएट हुई होगी, या आपने परचेज करी होगी? सोचो आप, आपने क्या करा होगा? सक्षम एप्रिशिएट नहीं, एप्रिशिएट नहीं प्रभमीत। बेटा मार्केट वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करते कंपनीज के अंदर, परचेज करते हैं। मार्केट वैल्यू आपकी पार्टनरशिप तक लिमिटेड है, तो आप ये बोलेंगे कि आपने क्या करा होगा, परचेज करी होगी, एप्रिशिएट नहीं। आपने 400 करोड़ परचेज करी होगी, या तो परचेज करी होगी, या ऐसा भी तो हो सकता है किसी इंसान ने आपको गिफ्ट करी है। जी बेटा किसी ने आपको गिफ्ट करी है प्रॉपर्टी। तो ये रीजंस हैं, और इसीलिए हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो आपको पता लग गया कि सर प्रीवियस ईयर फिगर से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन। बेटा प्रीवियस ईयर, दिव्यांशी प्रीवियस ईयर के नोट्स टू अकाउंट नहीं बनाने, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट किसके बनाने होते हैं, करंट ईयर। मुझे प्रीवियस ईयर के नोट्स टू अकाउंट नहीं बनाने। जी सिर्फ करंट ईयर के बनाएंगे, और उसके लिए भी जहां डिटेल्स की जरूरत होगी, डिटेल्स के लिए बनाएंगे। बेटा चाहत एप्रिशिएट क्यों नहीं हो सकती? एप्रिशिएट का मतलब होता है इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई, और आपका अकाउंट्स कहता है मार्केट वैल्यू पर। बेटा अभी जब तक आप पार्टनरशिप या कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हो, आप याद रखना, हमेशा अकाउंट्स में कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है, कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है, मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। वो बात अलग है, आप कई जगह पार्टनरशिप में थोड़ा सा गलत पढ़ते हो, तो मार्क्स लेने हैं तो आपको इसलिए वहां पे थोड़ा सा गलत पढ़ना पड़ता है। अदरवाइज कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसलिए एप्रिशिएट वैल्यू नहीं आती। जी बेटा मार्केट वैल्यू पे हम पार्टनरशिप में क्यों रिकॉर्ड करते हैं, उसके बारे में भी डिटेल में आपके साथ ऑफलाइन डिस्कशन कर लेंगे। अभी तो ये बात खत्म हो गई। यहाँ असेट्स हैं, असेट्स हैं, यहाँ पे आ गया टोटल। मैंने आपको कंपैरेटिव भी बता दिया। बेटा मुझे बताओ क्या बेसिक चीज समझ आ गई है? बेसिक समझ आ गई है? क्या मैं स्टार्ट करूं थर्ड बुक के बारे में अब आपके साथ? एक बार जरा जोश में बता दो सारे के सारे। बेटा शेल वी स्टार्ट थर्ड बुक? अभी तक तो मैं आपको बेस करा रहा था बस। बेटा ध्रुव रिप्लाई करो, आर्यन पांडे, रौनक, बताइए जल्दी जल्दी। क्या मैं स्टार्ट करूं? श्रिया, डेलिना, चलिए अब हम चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। इसके अंदर हमें और क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है? अब मैं आपको सीधा कंटेंट पे लेके आता हूँ। बेटा बुक का नाम एक बार दोबारा से देख लो, इसी से आपकी पूरी की पूरी बुक खत्म हो जाएगी। बुक का नाम क्या लिखा है? एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बुक के नाम से समझ आ जाएगा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और नीचे लिखा है कंपनीज एक्ट 2013। कौन सा लग रहा है हमारे पास? कंपनीज एक्ट। और इसी के बेस पर आप सब बच्चों को प्रोजेक्ट बनाना है। बेटा आपके स्कूल्स में, कुछ स्कूल्स में हॉलीडेज होमवर्क है प्रोजेक्ट का, तो वो प्रोजेक्ट इसी के ऊपर बनना है। इसलिए बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आराम से क्या क्या है।
तो पहले तो मैं बुक का नाम लिख देता हूँ। बुक का नाम है एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये सर बुक का नाम है और आपको बुक का नाम अच्छी तरह समझ आना चाहिए। पहला क्या लिखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है? 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितनी प्रकार की होती हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है जो आज तक आप पढ़ते जा रहे हो। पहले आपने पढ़ा बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट को क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा 11th क्लास में 12th क्लास में आपने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने मेरे साथ पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दीज आर कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छी बात क्या है, इस पी एंड एल का नाम अब चेंज हो चुका है। बेटा बैलेंस शीट का नाम एज इट इज है, पी एंड एल अकाउंट नहीं बोला जाता। अब इसकी जगह क्या नाम यूज किया जाता है, इसकी जगह किया जाता है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब सर कंपनीज के अंदर नाम चेंज हो चुका है। पार्टनरशिप में अभी भी पी एंड एल अकाउंट है, बट जब हम कंपनी की बात करते हैं तो अकाउंट नहीं बनता, इसकी जगह क्या बनती है, एक स्टेटमेंट बनती है पी एंड एल की। होता वही है बट नाम क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। और क्या होता है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। बैलेंस शीट होता है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल होता है, और अभी अभी बताया नोट्स टू अकाउंट्स। क्या आपको ये बात समझ आ रही है, नोट्स टू अकाउंट्स क्या होते हैं, डिटेल्स। इन सबको क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और लास्ट लास्ट स्टेटमेंट होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपके पास 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, तो आप बताओगे। चार होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चार। बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, नोट्स टू अकाउंट, डिटेल्स, और लास्ट क्या बताया मैंने आपको, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये चारों के बारे में बुक का नाम है एनालिसिस। एनालिसिस का क्या मतलब, एनालिसिस का क्या मतलब होता है, एनालिसिस का मतलब होता है इनकी आप 12th के बच्चों को डीप नॉलेज होनी चाहिए। बेटा नॉलेज नहीं, डीप नॉलेज होनी चाहिए। यानी सर सबसे बड़ी दिक्कत यही है, इन स्टेटमेंट्स का आपको एनालिसिस करना है, डीप नॉलेज होनी चाहिए। और एनालिसिस कैसे करते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं जिनका यूज करके, जिन टेक्निक्स का, टूल्स का यूज करके आप इन स्टेटमेंट्स का क्या करते हो, एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है गहन अध्ययन करना। गहन अध्ययन मतलब डीप नॉलेज। तो कुछ टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं जिनका यूज करके आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे। और वो टूल्स एंड टेक्निक्स क्या हैं, पहला है रेशो। थोड़ा सा मैंने आपको थ्योरेटिकल पढ़ा दिया है, रेशो एनालिसिस। सेकंड है कंपैरेटिव। आपको याद करने की जरूरत नहीं, मैं भी आपको और इजी वे में बताऊंगा, डोंट वरी। उसके बाद है कॉमन साइज, और लास्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये क्या चीजें सर, आप ये क्या पढ़ाए जा रहे हो, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा समझना। इस बुक के अंदर, एनालिसिस बुक के अंदर जरा देखते हैं चैप्टर। मैं आपको जरा इसमें चैप्टर्स का बताता हूँ एक बारी आराम से। ये रहे आपके चैप्टर्स। बेटा ये रहे चैप्टर्स, और जरा चैप्टर्स को आराम से देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 1 2 3 4, टोटल 4 चैप्टर्स हैं। और एक और चैप्टर इस बार ऐड हो चुका है। आपकी बुक में वो चैप्टर नहीं है, बट आपके कोर्स का वो पार्ट है उस चैप्टर के अंदर। जरा मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या लिखा है। सबसे पहला लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। पहले आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं। मैंने आपको बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं। बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, नोट्स टू अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चैप्टर नंबर 2 है एनालिसिस। एनालिसिस है चैप्टर। एनालिसिस है, सिर्फ थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरी है। एनालिसिस का मतलब होता है डीप नॉलेज। और वो नॉलेज कैसे आएगी? कुछ आपके पास टूल्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनका यूज करते हैं इनका एनालिसिस करने के लिए। तो इसके अंदर बस टूल्स के नाम है। और टूल्स में पहला क्या है? रेशो। आप चेक करो, नेक्स्ट चैप्टर आपका रेशोज है। और उसके बाद एक और क्या लिखा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप चेक करो, ये भी लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 4 में, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बीच में लिखा है कंपैरेटिव और कॉमन साइज। ये इस साल एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है CPSC के अंदर, जो आपकी बुक्स में नहीं है, जो आपकी बुक्स में नहीं है। बेटा 1 मिनट होल्ड करेंगे, बस 1 मिनट। जी कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको एक चीज, छोटी सी चीज बता रहा था कि आपके सिलेबस में यहाँ 4 चैप्टर है और इस बार एक और चैप्टर इंट्रोड्यूस हो चुका है। उस चैप्टर का नाम है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। बेटा मेरी बात याद रखना, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। बुक में नहीं दिया हुआ, बट सिलेबस बाद में रिलीज हुआ था। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना सर, एक और चैप्टर है और बहुत आसान है। तो अगर टोटल बात करूं, मैंने आपको इसके अंदर आपको पूरी बुक दिखा दी। टोटल बात करूं तो टोटल 5 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर में तो सिर्फ इतना पढ़ना है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है। ये रही चार, चार फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। सेकंड चैप्टर है थ्योरी का। सेकंड चैप्टर है, अभी श्रेया मैं आपका डाउट भी कवर कर देता हूँ, डोंट वरी। सेकंड चैप्टर है एनालिसिस, थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पेपर में आएगा 3 मार्क्स का, जिसमें ये आपको ये बताने पड़ेंगे इनकी थोड़ी डिटेल। एनालिसिस वाला क्वेश्चन आएगा सिर्फ 1 मार्कर, थ्योरी है ये एनालिसिस। एनालिसिस के लिए टूल्स यूज करने हैं। अगर हम TS ग्रेवाल सर की बात करें तो थर्ड चैप्टर है रेशो, रेशो एनालिसिस। अगर मैं ग्रेवाल सर की बुक के हिसाब से बात करूं, रेशियो एनालिसिस, इसकी वेटेज है 4 नंबर की। फोर्थ चैप्टर है कैश फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसकी बोर्ड में वेटेज है 8 मार्क्स की। और जो इस साल एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव ऑब्लिक कॉमन साइज। बेटा इसकी पहले से वेटेज चल रही थी 3 मार्क्स की, पहले से वेटेज चल रही है 3 मार्क्स की। तो कुछ एडजस्टमेंट की जाती है, जैसे 4 और 4 8, 8 और 8, 8 और 8 हो गए 16, 16 और 3 19। तो 20 मार्क्स की बुक थी, 19 ये रहे। या तो 1 मार्कर इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा या 1 मार्कर एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें आएगा। ये है ओवरऑल वेटेज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
आप कंफ्यूज मत होना। कुछ स्कूल्स के टीचर्स ने अभी तक ये वाला चैप्टर पिक नहीं करा। क्यों नहीं पिक करा? बिकॉज आपकी बुक में नहीं है। बट ट्रस्ट ऑन मी, सीबीएसई के सिलेबस का ये पार्ट है बेटा। इस साल सीबीएसई के सिलेबस का ये पार्ट है। तो अलग से आपको एक और एक्स्ट्रा कुछ बुकलेट मिलेगी जिसके अंदर ये चैप्टर कवर किया जाएगा। तो इसको हमें करना ही करना है। और सबसे अच्छी बात है, सबसे ज्यादा आसान चैप्टर ही ये है बेटा। सबसे ज्यादा आसान चैप्टर ये है, तो भगवान से प्रे करो कि ये रहे सिलेबस के अंदर। तो टोटल कुल मिला के 5 चैप्टर्स हैं। अब मैं आपके साथ इन्हीं एनालिसिस, इन्हीं के बारे में डिस्कस करूंगा। पहले ये बताइए, क्या आपको बुक का नाम समझ आ रहा है? बुक का नाम क्या है और ये नाम से रिलेटेड बातें समझ आ रही हैं? बेटा पहले इतना बताओ मुझे जल्दी से। बुक समझ आएगी तो फिर मैं आगे चलूंगा। बोलो जल्दी जल्दी, यस और नो। बेटा टोटल बुक के अंदर 5 चैप्टर्स हैं। मैं आपको टोटल 4 आवर्स के अंदर, 2 आवर्स आज और 2 आवर्स एक और क्लास लेके सारे के सारे चैप्टर्स करवा दूंगा एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 नहीं कराऊंगा बिकॉज थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग है। बाकी आपके सारे के सारे चैप्टर्स एक साथ खत्म हो जाएंगे। अब मेरे साथ चलेंगे आगे। बेटा बुक इसलिए आसान है 12th क्लास के अंदर, बुक आपस में रिलेटेड है। पूरी की पूरी बुक रिलेटेड है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, सबसे पहले मैं बात करता हूं बैलेंस शीट की। और मैं आपको इतना बताता हूं कि अगर आपको बैलेंस शीट अच्छी तरह समझ आ गई तो आपको सारे चैप्टर समझ आ जाएंगे। और बैलेंस शीट में अगर डाउट रहा तो आगे सारे चैप्टर्स में डाउट ही रहेगा। तो बैलेंस शीट को आराम से समझते हैं। बैलेंस शीट में हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है बैलेंस शीट को। एक हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल को कंपनी अकाउंट्स बोलता है इक्विटी। बेटा कैपिटल को क्या बोलते हैं? इक्विटी। दूसरा होता है लाइबिलिटीज। दूसरा होता है लाइबिलिटीज। और तीसरा होता है असेट्स। तो बैलेंस शीट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, इक्विटी, लाइबिलिटीज एंड असेट्स। कैपिटल, लाइबिलिटीज एंड असेट्स। 2 लाइबिलिटीज हैं, 2 असेट्स हैं और 2 तरह की कैपिटल है। मुझे आपको बस ये समझाना है, बैलेंस शीट बहुत ध्यान से समझना। सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे एक साथ। जैसे अगर मैं लाइबिलिटीज बोलूं तो लाइबिलिटीज के अंदर पहली लाइबिलिटी है जिसको हम बोलते हैं नॉन करंट। नॉन करंट लाइबिलिटी, ये पहली तरह की लाइबिलिटी है। दूसरी लाइबिलिटी होती है करंट लाइबिलिटी। एक नॉन करंट और करंट। अब आप सबको पता है नॉन करंट का मतलब क्या होता है? नॉन करंट, वेरी गुड प्रमित। नॉन करंट लाइबिलिटी वो होती है जिसका टेन्योर 12 महीने से ज्यादा होता है। बेटा नॉन करंट वो होती है जो 12 महीने से ज्यादा का लोन होता है। और करंट वो होती है जो 12 मंथ्स और लेस होती है। जिसका 12 महीने या उससे कम होता है उसे क्या बोलते हैं? करंट। ऐसे ही असेट्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स, अगेन नॉन करंट असेट्स वो असेट्स हैं जिनका 12 महीने से ज्यादा यूज होता है। और दूसरी होती हैं करंट असेट्स। करंट असेट्स वो होती हैं जो 12 महीने या उससे कम में खत्म हो जाती। ये क्या लिख पाया मैंने? अब जरा यहाँ पे एक बार मैं आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। पहले आप मेरे साथ बैलेंस शीट देखो और अच्छी तरह टाइम लगाना। ये खत्म, आगे के सारे चैप्टर खत्म। बेटा बैलेंस शीट में ये रही असेट्स। और असेट्स के अंदर पहला, फर्स्ट क्या दिया है? फर्स्ट दिया है नॉन करंट असेट्स। सेकंड नंबर पे क्या दिया है? करंट असेट्स। तो ये है नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। क्या सर ये हमें बैलेंस शीट याद करनी है पूरी? सो आंसर इज यस। अगर बैलेंस शीट याद हो गई तो सारी की सारी बुक खत्म।
तो बैलेंस शीट याद करनी पड़ेगी आपको, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। अगर बात चलते हैं लाइबिलिटीज की, लाइबिलिटीज की बात करते हैं, तो लाइबिलिटीज में भी दो हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब 12 महीने से ज्यादा, और फोर्थ में क्या लिखा है, करंट लाइबिलिटी 12 महीने से कम। अब सर लास्ट क्या रह गया, लास्ट पार्ट रह गया है इक्विटी, लास्ट पार्ट रह गया है इक्विटी। इक्विटी का मतलब, इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल, और कैपिटल, यहाँ पे जो कैपिटल है उसको बोला जाता है शेयर होल्डर फंड। कैपिटल को क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर फंड। दूसरा क्या बोला जाता है, शेयर एप्लीकेशन मनी। ये क्या वर्ड लिखा है मैंने आपको, जरा मैं आपको समझा देता हूं, ये देखो ध्यान से। इक्विटी में दो हैं, पहला है शेयर होल्डर फंड, दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अभी क्या चीजें हैं इनके बारे में डिस्कस करूंगा। पहले आपको ये समझ आना चाहिए, सर बैलेंस शीट के अंदर टोटल कितनी आइटम्स हैं, 6 आइटम्स। मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूं बिकॉज मेरे लिए इजी हो जाएगा आगे के चैप्टर्स कराना। इक्विटी, लाइबिलिटीज एंड असेट्स, दो इक्विटीज हैं, दो लाइबिलिटीज हैं, दो असेट्स हैं। लाइबिलिटीज असेट्स आपको याद हो गई, नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स। इक्विटी में दो हैं, शेयर होल्डर फंड और शेयर एप्लीकेशन मनी। इनको याद करने का एक तरीका है, याद करने का तरीका है, शोर शराबा, शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बेटा ये नॉर्मल सारे स्कूल्स में इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये मैंने क्या लिखा है, शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इसका मतलब है कीप क्वाइट। शोर शराबा का मतलब, एस से, एस से है शेयर होल्डर फंड, शोर शराबा। फिर एस से है शेयर एप्लीकेशन मनी, नहीं चलेगा। एन से, एन से है नॉन करंट लाइबिलिटी, नहीं चलेगा। सी से है करंट लाइबिलिटी, फिर लिखा है नहीं चलेगा। एन से, एन से है नॉन करंट असेट्स, और सी से है करंट असेट्स। क्या आपको ये एब्रीविएशन समझ आई है, शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बेटा क्या ये बात समझ आई है आपको, मैंने किस तरह से इकोनॉमिक्स बताया है, बोलो फटाफट। शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शेयर होल्डर फंड और शेयर एप्लीकेशन मनी नहीं चलेगा। नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, फिर नहीं चलेगा नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। तो ये बात आपको मेरी समझ आ गई है। ये बैलेंस शीट को याद करने का तरीका है। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे धीरे धीरे करके आपको ये बैलेंस शीट याद हो जाएगी। एक आसान सा मैं आपके सामने क्वेश्चन कराता हूं, पहले वापस आऊंगा इसी पॉइंट के ऊपर, डोंट वरी। बेटा एक बात ये बताओ, बोर तो नहीं हो रहे, करा दूं ना आगे कंटिन्यू, यस और नो। बेटा शैल बी कंटिन्यू, थोड़ा सा एफर्ट्स करेंगे तो फिर सिलेबस जल्दी से खत्म हो जाएगा। जी, वेरी गुड बेटा, सब बच्चे जोश में हैं। चलिए फिर वैसे जोश बनाए रखना, मैं एक खत्म करा दूंगा आपको बुक। ये एक आपके सामने क्वेश्चन है जो चैप्टर अभी ग्रेवाल सर की बुक में नहीं है, ये उस चैप्टर के नोट्स हैं। आप ध्यान से पढ़ो, चैप्टर क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ लिखा है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। बेटा कंपैरेटिव बैलेंस शीट यानी सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान चैप्टर है, सिर्फ कंपैरिजन करना है, सिर्फ कंपैरिजन। आपकी बुक में नहीं मिलेगा बिकॉज अभी बुक में कवर नहीं है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस। नीचे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मिसिंग फिगर्स,
कंपैरेटिव, कंपैरिजन करना है बैलेंस शीट, सिर्फ कंपैरिजन करना है दोस्तों, दिमाग लगाना ही नहीं, बहुत आसान है। ये देखो आपके सामने एक बैलेंस शीट दे रखी है, पहले बैलेंस शीट को समझते हैं आराम से। मैं बैलेंस शीट को एक बार पढ़ लेता हूँ जिससे आपके दिमाग में रहे। बैलेंस शीट में दे रखा है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, फिर इनका टोटल। मैं सिर्फ बैलेंस शीट पढ़ के दिखा रहा हूँ आपको। फिर नीचे लिखा है असेट्स, असेट्स में दो होती हैं, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स, फिर है इसका टोटल। तो ये है आपका फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज और सेकंड क्या है असेट्स। आगे डिटेल में नहीं पढ़ना। नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, ये बैलेंस शीट आपको दे रखी है। यहाँ लिखा है नोट नंबर, नोट नंबर खाली है, यानी सर कोई भी डिटेल्स नहीं है, नोट नंबर खाली है, कोई डिटेल नहीं। फिर क्या लिखा है 31 मार्च 2011 और यहाँ लिखा है 12। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे बेटा, 11 का मतलब है ये पिछला साल है, प्रीवियस ईयर, और 12 का मतलब है ये है करंट ईयर। इसका मतलब सर बैलेंस शीट उल्टी दे रखी है। मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था बैलेंस शीट में पहले कौन सा ईयर आता है, करंट ईयर, फिर कौन सा आता है, प्रीवियस ईयर। बट आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट उल्टी दे रखी है, ध्यान रखना। पहले प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, अब क्या दिया है, करंट ईयर। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कंपैरिजन करना है बेटा, सिर्फ कंपैरिजन करना है, और उस कंपैरिजन को बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। सिर्फ कंपैरिजन, मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूं। पिछले साल 4 लाख था, मैं आगे तो पढ़ ही नहीं रहा, मुझे इससे मतलब नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक आपको ये सिखाया नहीं। मैं सिर्फ कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ। 4 लाख था पिछले साल, अब इस साल हो गया 3 लाख। आप बताओ प्लस करूं या माइनस, ये डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, इसको छोड़ो, बस इतना बताओ। 4 लाख से 3 लाख, ये कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, बस इतना बताइए। बेटा ये डिक्रीज हो रहा है, कितने से, 1 लाख से, मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया 1 लाख। ब्रैकेट का मतलब होता है नेगेटिव साइन, ब्रैकेट का मतलब होता है नेगेटिव साइन, बस खत्म। अब बताओ 6 लाख से 9 लाख हो रहा है, इंक्रीज है या डिक्रीज है, बोलो जल्दी से। 3 लाख रुपीज से क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, खत्म। बस यही है कंपैरेटिव। 2 लाख से 3 लाख, बेटा ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कितना, 1 लाख। और देखते हैं, बहुत आसान है। 27 से 35, बोलो जल्दी से। 27 से 35 कितना इंक्रीज हो रहा है, बस इंक्रीज हो रहा है तो प्लस कर देंगे, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। आप यहां मत पढ़ो, ये तो मैंने समझाया ही नहीं, आप तो बस कंपैरिजन करना सीखो। 15 से 20 लाख, बताओ कितना बढ़ गया, जल्दी से करते हैं, 5 लाख। 6 लाख से 9 लाख, इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया, 3 लाख, मैंने लिख दिया 3 लाख। उसके बाद 2 लाख से 3 लाख, ये भी इंक्रीज हो गया, 1 लाख। क्या आपको मिसिंग फिगर समझ आई है, कैसे निकालते हैं कंपैरिजन? इसको बोलते क्या है आपके स्कूल की लैंग्वेज में, एब्सोल्यूट चेंज। अब सर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। टोटल है 27 लाख, बेटा टोटल है 27 लाख। इसका मतलब इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल कितना है, 27 लाख। प्लस करें, 4 और 6 10, 10 और 2 12, ये तो 12 है, टोटल आ रहा है 27। 27 में से अगर 12 लाख गए तो आपको पता है जो डिफरेंस आया, डिफरेंस कितना आया, ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया शेयर कैपिटल। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इन सब का टोटल था 27, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 डिफरेंस कितना बचा, 15 लाख। इधर चेक करूं, करंट ईयर में चेक करें, करंट ईयर का टोटल कितना है, 35 लाख।
3 और 9 12, 12 और 3 15, 15। बताओ कितना डिफरेंस आया। बेटा अब आप सब बच्चे मुझे बताएंगे कितना डिफरेंस आया। प्रमीत का आंसर आया सबसे पहले। बेटा टोटल करके बताओ। पार्थ, कृति, कितना डिफरेंस आया। आर्यन, तनिष्का, करो पार्टिसिपेट। भूमिका, अक्षत जैन, चाहत। करेक्ट आंसर आ गया आपका डेलिना, 20 लाख। तो ये आ गया 20 लाख। ये आपने मिसिंग फिगर निकाली। अनिष्का वर्मा। बस अब बताओ, पिछली बार 15 था, अब हो गया 20। बेटा 15 से 20 हो गया, प्लस या माइनस? प्लस। कितना? 5 लाख। खत्म। अब क्योंकि आप सबको पता है बैलेंस शीट हमेशा बराबर होती है, जितनी लाइबिलिटीज का टोटल है उतना ही टोटल असेट्स का आएगा। बेटा ये बात आप सबको पता है, जितनी लाइबिलिटीज का टोटल है उतनी असेट्स का आएगा। करंट ईयर, करंट ईयर में भी जितनी लाइबिलिटीज हैं उतना ही टोटल आएगा असेट्स का। बेटा प्रीवियस ईयर भी टैली करेगा, करंट ईयर भी टैली करेगा। अब आप मुझे बताओ इसमें मिसिंग क्या है। इसमें मिसिंग है ये इन्वेंट्री। बताइए। बेटा ये रहा टोटल, 15 और 6 21, 21 और 2 23, 23 लाख है। यहाँ पे है 27 लाख। कितना बचा? प्रमीत का आंसर आ गया, और भी बच्चों का, चाहत का, तनिष्क का, 4 लाख। किया 4 लाख। इधर करें जरा, टोटल बराबर आ रहा है। 29 और 3, 32। ये है 35। कितना आंसर आ रहा है? बेटा ध्रुव रिप्लाई करो जल्दी जल्दी। आर्यन, उदित शर्मा, प्रमीत, कितना आ गया? 3 लाख। अब बताओ 4 लाख से 3 लाख हो गया, प्लस या माइनस में है? वेरी गुड। बेटा प्लस या माइनस? माइनस में आएगा 1 लाख। माइनस का मतलब होता है ब्रैकेट, तो माइनस का मतलब होता है ब्रैकेट। इसे कहते हैं कंपैरेटिव। सिर्फ कंपैरिजन करना है और उसको लिखना क्या है? एब्सोल्यूट चेंज। मिसिंग फिगर आपको आनी चाहिए, माइनस में आ रहा है। तो पहली चीज मैंने आपको बता दी। धीरे धीरे करके दोस्तों बैलेंस शीट पढ़ते रहेंगे ना, दिमाग में बैठ जाएगी। दिमाग में बैठ जाएगी कि सर नॉन करंट असेट्स क्या होती हैं, फिक्स असेट्स, टेंजिबल, इनटेंजिबल, आपको पता है ये बातें। करंट असेट्स क्या होती हैं, इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये क्या क्या चीजें हैं पढ़ते रहेंगे। अभी तो हमारा फोकस है प्रैक्टिकल पार्ट पर। लाइबिलिटी में नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब नहीं भी समझ आ रहा तो भी इट्स ओके, मुझे तो सिर्फ कंपैरिजन करके बताना था। लास्ट में क्या लिखा है? ये वाला चैप्टर हो गया खत्म। बेटा इस चैप्टर में बस यही करना है। लास्ट में क्या लिखा है? परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं ये देखो आप, फॉर्मूला। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? मैं फॉर्मूला लिखूंगा, आपको वैसे ही समझ आ जाएगा कि सर इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? पहले ऊपर लिखेंगे एब्सोल्यूट चेंज, यानी जो अभी आपने ढूंढा था एब्सोल्यूट चेंज। कुछ बच्चों को पता है, वेरी गुड सेक्शन। नीचे लिखेंगे प्रीवियस ईयर इनटू 100। परसेंटेज निकालनी है इसलिए मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 100। यानी एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में प्रीवियस ईयर। इसका मतलब कौन कौन सी फिगर लेनी है? एक ये वाली फिगर लेनी है एब्सोल्यूट चेंज, और एक फिगर लेनी है प्रीवियस ईयर की। बस इनटू 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा। आइए मैं आपको पहला करके दिखाता हूं। पहला, पहली फिगर कौन सी लेंगे? 5 लाख अपॉन में प्रीवियस ईयर। बेटा 5 लाख एब्सोल्यूट चेंज, प्रीवियस ईयर 15 लाख इंटू 100। इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 33.33%। बस यहाँ लिख दो 33.33।
इसे कहते हैं परसेंटेज चेंज। बेटा बुक बहुत आसान है, मैं आपको सेकंड करके दिखाता हूं एक बार। रिजर्व एंड सरप्लस, बताओ पहले एब्सोल्यूट चेंज कितना है? 1 लाख। नेगेटिव में है, डोंट वरी, 1 लाख। प्रीवियस ईयर कितना है? प्रीवियस ईयर है 4 लाख। इंटू 100, इंटू 100 करिए जरा सॉल्व। आंसर आया 25%। मैंने यहाँ लिखा 25%, बट आगे मैंने लगा दिया ब्रैकेट, क्योंकि सर आंसर नेगेटिव में था। बेटा आंसर नेगेटिव में था, इसलिए मैंने लगा दिया 25। एक बार और कोशिश करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बताओ एब्सोल्यूट चेंज कितना है? 3 लाख। प्रीवियस ईयर कितना है? प्रीवियस ईयर 6 लाख। इंटू 100, ये आ गया 50%। मैंने यहां लिख दिया 50%। क्या सर ऐसे सबकी परसेंटेज निकालनी है? आंसर इज यस। बेटा सबकी निकालनी है परसेंटेज। क्या सर टोटल की भी निकालनी है? आंसर इज यस। सबकी परसेंटेज निकालनी है आपको। सेम कहानी यहां भी रिपीट करोगे। 5 लाख अपॉन में 15 लाख, ये आंसर आएगा 33.33। 3 लाख अपॉन में 6 लाख, ये आएगा 50%। 1 लाख अपॉन में 4 लाख, नेगेटिव में आएगा 25%। वेरी गुड दिव्यांशी। 1 लाख अपॉन में 2 लाख, 50%। 8 लाख अपॉन में 27 लाख। एक बार करके देखें जरा, आंसर तो दिया हुआ है, एक बार करें। 8 लाख डिवाइड बाई 27 लाख इंटू 100, तो आंसर आ रहा है 29.62। ये दे रखा है आंसर आपको 29.62। और इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। यहाँ भी तो सर 8 लाख और 27 लाख है, यानी सर यहाँ भी आंसर कितना आएगा? 29.63। आपकी हेल्प हो गई। बेटा क्या आपको ये दोनों बातें समझ आई हैं? टेक योर टाइम, मुझे बताइए आराम से। एक और क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा उसका लेवल अब हाई हो जाएगा। बेटा हाई लेवल क्वेश्चन है थोड़ा सा, पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ भी आपसे क्या पूछा गया है? कंपैरेटिव। थोड़ा सा अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बिकॉज थोड़ा सा लेवल हाई रखेंगे। कंपैरेटिव, ये दिया है 2012 और ये दिया है 2013। तो पहले तो लिख लेते हैं, ये वाला साल है प्रीवियस ईयर, ये वाला साल है करंट ईयर। पहले तो इतना लिख लिया। फिर क्या है? यहां दिया है एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट का मतलब सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज बताना है। लास्ट में है परसेंटेज चेंज, उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अब सर मिसिंग फिगर है, नीचे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मिसिंग फिगर्स। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे साथ। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। बेटा दिमाग लगाने की बात शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस आपको ग्रेवाल सर की बुक में नहीं मिलेंगे, मैंने किसी और बुक से लिए हैं जी। वेरी गुड, राघव ने आंसर कर भी दिया। आराम से देखते हैं एक बारी। बेटा मैं बैलेंस शीट पे नजर डाल रहा हूं। मैं बार बार इसलिए पढ़ता हूँ, किसी भी तरह मुझे बैलेंस शीट याद हो जाए। मेरा फोकस ये रहता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, असेट्स। असेट्स में क्या आती हैं? नॉन करंट और करंट। लायबिलिटीज में क्या आती हैं? नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। और इक्विटी में क्या आता है? शेयर होल्डर फंड। बेटा वो याद रखना, शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इससे आपकी बैलेंस शीट याद हो जाएगी। अब जरा देखते हैं पहली फिगर। बेटा क्या आप कोशिश करेंगे? एक बच्चे ने आंसर दे दिया है। पहली फिगर में आपको शेयर कैपिटल दे रखी है 7,50,000 और आपको परसेंटेज दे रखी है। क्या आप ये दोनों फिगर निकाल सकते हैं? बेटा क्या ये दोनों फिगर निकाल सकते हैं आप?
लगाइए फॉर्मूले, दिमाग लगाइए। तनिष्का का भी आंसर आ गया, सक्षम का भी आ गया। बेटा क्या हम ये निकाल सकते हैं ये दोनों चीजें? कोशिश कीजिए आप। ये रहा मेरे सामने फॉर्मूला। बेटा इसलिए बोला था मैंने, वही बच्चे क्लास अटेंड करें जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। मिसिंग फिगर लगाना है, दिमाग। परसेंटेज आपको दे रखी है, इस क्वेश्चन में परसेंटेज दे रखी है। पार्थ का भी आंसर आ गया। बेटा हिया, ध्रुव, श्रिया, ऋषिमा, कृष्णा, उदित, लगाइए दिमाग। परसेंटेज आपको दे रखी है 20। एब्सोल्यूट चेंज नहीं पता, प्रीवियस ईयर पता है। प्रीवियस ईयर कितना है? 7,50,000 इंटू 100, इंटू 100। वेरी गुड अनिष्का। 2 0 से 2 0 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया 1.5 लाख। 1.5 लाख आ गया एब्सोल्यूट चेंज। बेटा 1.5 लाख पॉजिटिव में आ रहा है, यानी सर ये जो 1.5 लाख आ गया एब्सोल्यूट चेंज पॉजिटिव में आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब प्रीवियस ईयर से करंट ईयर प्लस हुआ होगा। प्लस में आ रहा है, इसका मतलब प्लस हुआ होगा। 750 और 150 कितना आंसर आ गया? 9 लाख। ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर ठीक था। बेटा ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर ठीक था, 9 लाख। एक बार फिर कोशिश करते हैं। सेकंड वाला, रिजर्व एंड सरप्लस। बेटा बताइए सेकंड वाले का क्या आंसर हो? सेकंड वाले का आंसर बताइए। परसेंटेज दे रखी है 50। फॉर्मूला आपके सामने है, सक्षम का आंसर आ गया है। एब्सोल्यूट चेंज है 75। बेटा सिर्फ फॉर्मूला है, कॉपी करना है, इसमें कोई मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा। बेटा क्या आप सबको वीडियो क्लियर है? आप सब बच्चों को? बेटा एक दो बच्चों को थोड़ा सा डाउट आ रहा है, क्या आप सबको वीडियो की क्लैरिटी क्लियर है? जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट, जल्दी जल्दी। यस यस बेटा वीडियो क्लियर है तनिष्का, यानी आपका वहां पे नेटवर्क थोड़ा लो है। कपीश का भी आंसर आ गया है। तो 75,000 एब्सोल्यूट है, अपॉन में प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर नहीं पता, प्रीवियस ईयर मिसिंग है, इनटू 100। तो ये डिवाइड, ये ऊपर चला जाएगा, प्रीवियस ईयर नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 50 आ गया। 2 जा 75, 2 जा। बेटा प्रीवियस ईयर आ रहा है 1.5 लाख। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आ भी गया। प्रीवियस ईयर आ रहा है 1.5 लाख। अब क्योंकि ये पॉजिटिव में आ रहा है, बेटा पॉजिटिव में आ रहा है तो ये बड़ा होगा, प्लस करेंगे तभी आंसर पॉजिटिव में आएगा। 150 और 75 कितना होता है? ये आंसर आ गया 2,25,000। खत्म। और देखें जरा, इस क्वेश्चन में नेगेटिव में है, कम हो रहा है। 420 में से माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 3 लाख। परसेंटेज अब आप निकाल लोगे। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? एब्सोल्यूट चेंज प्रीवियस ईयर इंटू 100, ये निकाल लेंगे। इसी तरह से ये मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। बेटा चलो मैं एक चीज आपसे पूछ लेता हूं, मुझे लास्ट वाला आंसर आप सब देंगे। अगर ये आंसर आपका सही आ गया तो मेरा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। बोलो बेटा, लास्ट वाला आंसर आप सब बच्चे देंगे। नेगेटिव में है, नेगेटिव में। बेटा बताइए आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ भी गया है। मानव, सक्षम, 25,000, 20,000। बेटा स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ, मुझे नहीं पता कि आंसर सही है या गलत है। बेटा चेक करो, स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर 1,25,000 है, ये नेगेटिव में है इसलिए यहाँ पे 1 लाख है।
बेटा नेगेटिव में, इसलिए मैंने माइनस कर दिया। मुझे बताइए क्या ये आंसर परफेक्ट है? बहुत सारे बच्चों का आंसर सेम आ रहा है, क्या बेटा ये आंसर सही है? 125 25/5, यस, ये आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो बस इसी तरह से आपको मिसिंग फिगर्स पूरी करनी होती हैं जी। और आपको मैं एक करके दिखा देता हूं, जैसे ये हमारा एक रह गया है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये 10 है और ये नेगेटिव में है। इसका मतलब होगा सर ये होगा 4,50,000। नेगेटिव है, इसमें से माइनस करूंगा तो ये आएगा 4,05,000। बेटा मैथ्स है, आप घर पे आराम से बाद में ट्राई भी कर सकते हैं। अब मैंने ये क्यों करा, बिकॉज इससे मुझे मिल जाएगा टोटल, और जो लाइबिलिटीज का टोटल होता है आप सब बच्चों को पता है वही टोटल होता है असेट्स का। तो मैं जरा टोटल एक बार करूं इसका, इसका टोटल कर लेते हैं जरा जल्दी से। 750 और 150, 7,50,000, 1,50,000, 4,20,000, 1,35,000, टोटल आ रहा है 19,05,000। तो ये जो टोटल मैंने निकाला 19,05,000, सेम टोटल आ रहा है यहाँ पे 19,05,000, इसलिए मैंने टोटल निकाला। अब आपको बड़ी सारी फिगर्स मिल जाएंगी। बेटा इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देता हूँ। अब आपको समझ आ गया कि सर किस तरह से मिसिंग फिगर्स करनी है। जल्दी बताइए क्या ये आप सब बच्चों को क्लियर है बातें? यस और नो? बोलो बेटा जल्दी जल्दी। क्या ये बात क्लियर हो गई? कंपैरेटिव, कंपैरेटिव कैसे निकालते हैं, कॉमन साइज, बैलेंस शीट की बातें, क्या इतनी बातें क्लियर हैं आपको? यस और नो? बेटा स्टार्टिंग में हमारे पास 40 स्टूडेंट्स थे, अब रह गए 36। धीरे धीरे करके लास्ट में पता लग जाएगा कितने बच्चे पेशेंस है, कितने बच्चे एफर्ट्स कर सकते हैं जी। बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया? सुयश, इज इट क्लियर? कुछ बच्चे, चेतन, सुयश, शिवम, बेटा क्या ये बात समझ आ रही है? यस, जिंदा हैं बच्चे एकदम। बलराज, मानव, रमनप्रीत, राघव, क्लियर है? यहाँ तक सब बच्चों को बात क्लियर है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल कराया, वापस आता हूँ थ्योरी पर। बेटा वापस आता हूँ थ्योरी पर। चैप्टर्स की वेटेज याद रखना। मैं आपको बार बार एक ही बात बता रहा हूँ बेटा, मेरी बात समझे। किसी भी तरह ये बैलेंस शीट, बेटा ये बैलेंस शीट आपको रटनी चाहिए। बैलेंस शीट की एक एक आइटम अगर याद हो गई पूरी बुक खत्म हो जाएगी। मैं सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा, मैं आपको पूरी बुक की बात कर रहा हूँ। किसी तरह बैलेंस शीट खत्म होगी तो पूरी बुक खत्म हो जाएगी। मैं आपके साथ पहले असेट्स पे चलता हूँ, क्योंकि असेट्स जिनका टेन्योर 12 महीने या उससे कम खत्म हो जाता है, यानी इनका जो जीवन काल होता है वो 12 मंथ्स और लेस में ये खत्म हो जाते हैं, कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और लेस, उसे कहते हैं करंट असेट्स। और कंपनीज के अंदर 6 तरह के करंट असेट्स हैं। बेटा कंपनी के अंदर 6 तरह के करंट असेट्स हैं, ABCDEF। ये आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके पेपर के अंदर इनका सीक्वेंस भी सेम लिखना है। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे से लास्ट ईयर बच्चे पूछ रहे थे क्या सर सीक्वेंस भी याद रखना है, तो आंसर इज यस, सीक्वेंस भी आपको एज इट इज याद रखना है। इसलिए कह रहा था बैलेंस शीट तो एकदम खोल के पी जानी है, सीक्वेंस एज इट इज याद रखना है। ये क्या क्या चीजें थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है इन्वेंट्री, बेटा इन्वेंट्री को आप बचपन में कहते थे स्टॉक जी। जिसको आप स्टॉक कहते थे, क्लोजिंग स्टॉक, उसे क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। ये क्या लिखा है? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल को आप पार्टनरशिप में कहते हैं डेटर्स।
और बिल रिसीवेबल। याद करो ये सारे वर्ड्स आपने पढ़े होंगे, डेटर्स और बीआर। अब कंपनी वाले क्या कहते हैं? कंपनी वाले कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। यहाँ लिखा है कैश, आप सब बच्चों को पता है कैश, बट आगे लिखा है कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट के अंदर आता है बैंक, यानी सर कैश और बैंक यहाँ पे आते हैं। और बड़ी सारी बातें लिखी हैं, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन, धीरे धीरे करके सब बताऊंगा। अदर करंट असेट्स टोटल कितनी है? 6। याद करने का तरीका, ये सारी बातें मैं आपके साथ वो डिस्कस कर रहा हूँ जो अलग अलग स्कूल्स में डिस्कशन होती हैं। इसको याद करने का तरीका, याद करने का तरीका है, उन्होंने कहा आपके पास घर पे स्कूटी होती है, घर पे क्या होती है? स्कूटी। और स्कूटी चलती किससे है? स्कूटी चलती है करंट से। जब सेल्फ स्टार्ट करते हैं तो करंट से चलती है स्कूटी। अब करंट से मतलब ये तो हो गया करंट इन्वेस्टमेंट। एस से, एस से क्या मतलब है? एस से मतलब है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। सी से क्या मतलब है? सी से मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओ से, ओ से मतलब है अदर करंट असेट्स। टी से, टी से मतलब है ट्रेड रिसीवेबल। और आई से, आई से मतलब है इन्वेंट्री। तो घर पे जो है स्कूटी, वो स्कूटी किससे चलती है? करंट से। तो करंट स्कूटी, इसको याद करने का तरीका है। बेटा नालायक बच्चे बोलेंगे सर स्कूटी की डेफिनेशन, स्कूटी की स्पेलिंग ये नहीं होती। बेटा हमें यही याद रखनी पड़ेगी, स्कूटी में आई लिखना है आपको। जी। अब सर ये तो मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया, बट पेपर में अगेन आपको सीक्वेंस वाइज याद होना चाहिए। ये तो हमने ऑल टुगेदर बता दिया, पेपर में आपको सीक्वेंस वाइज याद रखना चाहिए। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, शॉर्ट टर्म, अदर करंट असेट्स। थोड़ा थोड़ा मीनिंग भी पढ़ेंगे डिटेल में, धीरे धीरे करके आपको समझ आना चाहिए। टोटल करंट असेट्स कितनी है? 6। बेटा टोटल करंट असेट्स कितनी है? 6। करंट से क्या चलती है? स्कूटी। और आगे चलते हैं जरा। ऐसे करंट असेट्स हैं तो सर ऐसे करंट लायबिलिटी भी तो है। करंट लायबिलिटी भी वही होती है जिसका पीरियड होता है 12 मंथ्स और लेस। टोटल कितनी है? 4। टोटल है 4। करंट लायबिलिटी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, छोटा सा उधार। ट्रेड पेबल, बेटा दिमाग लगाओ। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या था? डेटर प्लस बीआर। तो ट्रेड पेबल का क्या मतलब होगा? ट्रेड पेबल का मतलब होगा क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स, वेरी गुड चाहत, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। फिर क्या लिखा है? अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। मुझे एक एक चीज डिटेल में बतानी है, अभी मैं आपको हल्का हल्का बता रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये है करंट लायबिलिटीज, पीछे थी करंट असेट्स। करंट लायबिलिटीज को याद करने का तरीका, टॉस, टॉस। टी से ट्रेड पेबल, ओ से अदर करंट लायबिलिटीज, एस से शॉर्ट टर्म बोरोइंग, फिर एस से शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये है करंट लायबिलिटीज, ये है करंट असेट्स। कितनी करंट असेट्स थी? 6। और ये क्या है? करंट लायबिलिटीज। मैंने आपको क्यों बताया, अभी आपको समझ आएगा सर मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं इस चीज पर। एक रेशोज हैं, एक आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, वहां पे आपको सिखाया जाता है रेशो एनालिसिस। मैंने आपको पहले कहा था सारे चैप्टर्स लिंक्ड हैं, बेटा सारे चैप्टर्स इंटरलिंक्ड हैं, इसलिए आसान है ये बुक। रेशो एनालिसिस के अंदर एक रेशो है जिसका नाम है करंट रेशो। अब आपको समझ आएगा मैंने इतना फोकस क्यों करा। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स, सीए, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब जिस बच्चे को यही नहीं पता होगा करंट असेट्स होती क्या है, वो रेशो कैसे निकाले? तो फॉर्मूला तो बहुत आसान है, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। किसका फॉर्मूला है ये? करंट रेशो का।
अब सीए आपको पता होना चाहिए। टोटल करंट एसेट्स कितनी थी बेटा, देख लो टोटल करंट एसेट्स कितनी थी, 6। करंट से स्कूटी याद रखना। करंट लायबिलिटीज कितनी थी, 4। टॉस। तो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में दिया होगा, बस आपको वैल्यूज डालनी है इसके अंदर। एक और रेशियो है, फिर मैं आपको इसका क्वेश्चन कराता हूँ। एक और रेशियो है जिसको बोलते हैं लिक्विड रेशियो। अभी मीनिंग वीनिंग सब बताऊंगा आराम से। लिक्विड रेशियो का एक और नाम है क्विक रेशियो। इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है, नीचे तो सर करंट लायबिलिटी ही है, ऊपर आती हैं लिक्विड एसेट्स, ऊपर आती हैं लिक्विड एसेट्स। करंट रेशियो में करंट एसेट्स थी, बट लिक्विड रेशियो में क्या थी, लिक्विड एसेट्स। नीचे तो करंट लायबिलिटी है। अब सर ये लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं, ये लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं? अगर मैं आपको बैलेंस शीट दिखाऊं, अभी मैं मीनिंग नहीं बता रहा। मीनिंग होता है ऐसी एसेट्स हैं जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, उनको बोलते हैं लिक्विड एसेट्स। वेरी गुड तनिष्का, जल्दी मनी चेंज हो जाती है, वेरी गुड, लिक्विड एसेट्स। बट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये रही बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये रही करंट एसेट्स। टोटल है 6 करंट एसेट्स। अगर मैं इन करंट एसेट्स के अंदर से, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, अगर इनमें से मैं इन्वेंट्री हटा दूं, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक हटा दूं, और क्या हटा दूं, अदर करंट एसेट्स, इन दोनों को हटा दूं, तो जो बच गई वो है करंट। इनको हटा दिया तो बच गई, वो क्या बच गई, लिक्विड एसेट्स। यानी क्या क्या हटाना है आपको, इन्वेंट्री हटानी है, और क्या हटानी है, अदर करंट एसेट्स। इसका मतलब सर फॉर्मूला क्या हुआ, लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ करंट एसेट्स। ध्यान से देखो, करंट एसेट्स सारी हैं, 6 की 6 करंट एसेट्स हैं। उनमें से क्या हटाऊंगा, इन्वेंट्री। करंट एसेट्स में से मैंने क्या हटा दिया, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मैंने हटा दिया, और क्या हटाऊंगा, अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स का मतलब होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये होती हैं अदर करंट एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस मैंने हटा दिया, इन्वेंट्री हटा दिया, और क्या हटा दिया, प्रीपेड एक्सपेंस। एक और होती है अदर करंट एसेट्स, उसको बोला जाता है एडवांस टैक्स। तो फाइनली अदर करंट एसेट्स में दो चीजें मैंने आपको बताई, एक होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक और होता है एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स। तो मैंने इन्वेंट्री हटा दी, और क्या हटा दी, अदर करंट एसेट्स। अगर इन्वेंट्री और अदर करंट एसेट्स हटा दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, लिक्विड एसेट्स। तो ये होता है सर लिक्विड एसेट्स, ये है यहाँ पे कहानी। बेटा दो फॉर्मुले हैं, दोनों फॉर्मुले अगर आपको समझ आ जाएगा, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स लिक्विड लायबिलिटीज। एक गवर्नमेंट स्कूल में मैं लेक्चर देने गया था, तो एज अ गेस्ट लेक्चरर उन्होंने मुझे इनवाइट किया था गवर्नमेंट स्कूल में। तो वहां पे मैंने देखा टीचर टीचर पढ़ा रहे थे अंदर क्लासरूम में करंट रेशियो लिक्विड रेशियो, और एक बड़ी यूनिक तरीके से पढ़ा रहे थे जिससे बच्चों को याद हो जाए। उन्होंने बताया कि एक चाय वाला है, उस गवर्नमेंट स्कूल के बाहर एक चाय वाला बैठता था, उसका नाम था चंदू। तो उन्होंने कहा, चंदू आया चाय लाया। बेटा फॉर्मूला याद करने का उन्होंने तरीका सिखाया कि एक चाय वाला था, उसका नाम था चंदू। तो चंदू आया, क्या लाया, चाय लाया। एक दिन चंदू बीमार था, तो चंदू का बेटा था लालू। लालू, तो चंदू बीमार था तो लालू आया, लिक्विड एसेट्स, लालू आया। मगर क्या लेके आया, लेके तो चाय ही आएगा। बेटा चंदू आया चाय लाया, लालू आया लाया क्या, चाय। मुझे बताओ इनमें से क्या चीज कॉमन है, क्या चीज कॉमन है, बेटा बताइए फटाफट चैट बॉक्स। कॉमन क्या है, इन सब के अंदर कॉमन क्या चीज है,
बच्चा कह रहा है सर कॉमन है चाय लाया। वेरी गुड। चाय लाया मतलब करंट लायबिलिटी कॉमन है, इस बात का ध्यान देना। करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स का मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया, और इसमें से कॉमन क्या है, करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये चीजें आपको प्रॉब्लम करेंगी बेटा, ये प्रॉब्लम करेंगे इसलिए बता रहा हूँ, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब सुनो, ये है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, नाम लिखा है रेशो एनालिसिस। मैंने इस रेशो एनालिसिस में टोटल 1 2 3 4 5 6 करते 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 टोटल कितने क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन है 26। 26 क्वेश्चन में आपकी पूरा का पूरा चैप्टर कवर है, सिर्फ 26 क्वेश्चन। अगर हम इस बुक में बात करें, अगर मैं रेशियो एनालिसिस की बात करूं, बुक के अंदर चैप्टर नंबर है आपका 3rd। मैं आपको कुछ ऑब्जर्व कराना चाहता हूं, चैप्टर नंबर 3rd। चैप्टर नंबर 3rd में अगर हम क्वेश्चंस देखें, बेटे चैप्टर नंबर 3rd है और सबसे बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर अगर हम क्वेश्चंस देखें तो क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने दे रखे हैं, 182। 182 क्वेश्चंस हैं इस अकेले चैप्टर में। और इलिस्ट्रेशंस कितनी हैं, इलिस्ट्रेशंस भी देख लेते हैं। 182 क्वेश्चन थे और इलिस्ट्रेशंस दे रखे हैं इलिस्ट्रेशंस दे रखी हैं 142। इसका मतलब 182 और 142 ये नियर अबाउट हो गई आपकी 182 प्लस 142, टोटल हो गए 324। वेरी गुड। 324 क्वेश्चंस हैं, और इतने सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपने इस असाइनमेंट के सिर्फ 26 क्वेश्चन, सिर्फ 26 क्वेश्चंस कर लिए तो पूरी की पूरा चैप्टर इसमें कवर हो जाएगा। तो इन 20 क्वेश्चंस के मैं आपको वीडियोस भी भेज दूंगा, क्वेश्चंस क्लास में करा भी दूंगा आपको। यहां से हम स्टार्ट करते हैं जरा एक क्वेश्चन में, बेटा सीधा टेक्निकल क्वेश्चंस पे करते हैं आपके साथ। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, दो रेशियोज, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो। लिक्विड एसेट्स का मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड। और एक और फॉर्मूला है, तो ये वाली रेशियो खत्म। बेटा एक और फॉर्मूला है, उसका नाम है वर्किंग वर्किंग कैपिटल। मुझे कुछ बच्चों ने बताया था 11th क्लास की बिजनेस स्टडी में फॉर्मूला था वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो इस रेशियोज के क्वेश्चन करते हैं, सीधा आते हैं। पहले एक आसान करा देता हूं, फिर एक टेक्निकल। बेटा फॉर्मूला आपके सामने है, हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा सर रेशियो चैप्टर में भी क्या क्या करना है। कह रहे हैं कैलकुलेट करंट असेट्स, और क्या निकालनी है, करंट लायबिलिटीज, ये निकालनी। करंट रेशो दे रखी है 3:1। वर्किंग कैपिटल दे रखी है 40,000। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी। मैं यहाँ पे करता हूँ क्वेश्चन नंबर 26। पहला क्वेश्चन आसान फिर मुश्किल। 26 करंट रेशो, पहले बताओ करंट रेशो का फॉर्मूला। याद करो, चंदू आया, चंदू आया क्या लाया था, चाय लाया था। करंट रेशो का फॉर्मूला, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। रेशो कितनी दे रखी है, रेशो दे रखी है 3:1। ना करंट असेट्स पता है ना करंट लायबिलिटीज पता है, बेटा रेशो दे रखी है 3:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मैथ्स का यूज करना है आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3Cl इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1Ca। ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन, 3Cl इज इक्वल टू Ca। नेक्स्ट लिखा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था, पहले फॉर्मूला आराम से देख लो। फॉर्मूला था Ca माइनस Cl। वर्किंग कैपिटल थी 40,000। मुझे लगता है इसमें सिर्फ मैथ्स का यूज था, अगर आपको फॉर्मूले पता हो। 40,000 सीए की जगह, बेटा क्या सीए की जगह बच्चों ने आंसर निकाल लिया, श्रिया ने।
CA की जगह मैं लिख सकता हूं 3CL। CA किसके बराबर है? 3CL के बराबर है। तो CA की जगह मैंने क्या लिखा? 3CL माइनस CL, ये वाला CL। तो फाइनली कितना बचा? 2CL। और यहाँ कितना बचा? 40,000। करो बेटा, इधर आके डिवाइड करेंगे तो फाइनली CL पता है कितना आएगा? CL आएगा 20,000। करंट लायबिलिटी आ गई 20,000। आप चेक करो, हमारा करंट लायबिलिटी का आंसर सही आ रहा है। करंट लायबिलिटी 20,000। और अगर ये 20,000, पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, अगर मैं CL की जगह 20,000 लिख दूं तो 3 × 20,000, 3 × 20,000 होता है 60,000। तो करंट असेट्स आप चेक करो, करंट असेट्स कितनी आ गई? 60,000। तो पहला बेसिक क्वेश्चन था ऋषिमा, वेरी गुड। मैथ्स थी, फॉर्मूले आपके सामने थे। अब थोड़ा सा टेक्निकल कर देता हूं, एक बार फॉर्मूले चेक कर लो। करंट रेशो, लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला याद रखना, करंट असेट्स में से दो चीजें हटानी है, इन्वेंट्री हटाना है और अदर करंट असेट्स, ये हटाना है। बाकी क्या बन जाएगा? लिक्विड असेट्स। हम चलते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 25। आइए जरा आराम से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, क्या निकालना है? करंट असेट्स निकालना है, लिक्विड असेट्स निकालना है और निकालना है स्टॉक। स्टॉक का मतलब याद है आपको? स्टॉक का मतलब क्या था? स्टॉक का मतलब था इन्वेंट्री। तो तीन चीजें आपको निकालनी है। करंट लायबिलिटीज दे रखी है 60,000। करंट रेशो दे रखी है 3.5:1। क्विक रेशो, मैंने आपको बताया था क्विक रेशो का एक और नाम था। क्या नाम था? लिक्विड रेशो। वो दे रखी है 2.5:1। तो बस ये टेक्निकल क्वेश्चन, ये अगर आपको समझ आ गया तो आपको ये दोनों रेशियो सारी क्लियर हो जाएंगे, सर क्या है। अब मैं आराम से चलता हूं। मैंने पहले लिखा करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला था, चंदू आया चाय लाया, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। उसके बाद नीचे दे रखी है लिक्विड रेशो। मैंने यहाँ पे लिखा लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला था, लालू आया चाय लाया, लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। ये रेशो दे रखी है, मैं सिर्फ मैथ्स का यूज करूंगा। रेशो कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 3.5:1 और लिक्विड रेशो दे रखी है 2.5:1। बेटा क्वेश्चन खत्म हो गया। करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी है? 60,000। 60,000। चलिए स्टार्ट करते हैं जरा। करंट असेट्स तो नहीं पता मगर करंट लायबिलिटी पता है 60,000। करो फटाफट मल्टीप्लाई, बताओ जल्दी से करंट असेट्स कितनी आई? 63 जा। कृति कहती है 2,10,000। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, करंट असेट्स आ गई 2,10,000। लिक्विड असेट्स नहीं पता मगर करंट लायबिलिटी पता थी 60,000। फिर करो मल्टीप्लाई, 1,20। बोलो लिक्विड असेट्स कितनी आ गई? लिक्विड असेट्स आ गई 1.5 लाख। बेटा क्या ये सही है? लिक्विड असेट्स आ गई 1.5 लाख। अब मुझे ये बताओ, लिक्विड असेट्स का फॉर्मूला क्या था? लिक्विड असेट्स का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था करंट असेट्स। दोबारा देख लो आप, 6 करंट असेट्स हैं, उसमें से इन्वेंट्री और अदर करंट असेट्स हटाना है। क्या क्या हटाना है? इन्वेंट्री हटाना है और अदर करंट असेट्स यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स हटाना है। तो लिक्विड असेट्स कितनी थी? लिक्विड असेट्स थी 1.5 लाख। करंट असेट्स कितनी थी? करंट असेट्स थी 2,10,000। इन्वेंट्री पता नहीं, इन्वेंट्री निकालना है। अदर करंट असेट्स है ही नहीं, जीरो है। अदर करंट असेट्स जीरो है। ये माइनस इधर आके प्लस और ये इधर आके माइनस। तो मुझे बताइए फाइनली इन्वेंट्री कितनी आ गई? इन्वेंट्री आ गई 60,000। बेटा इन्वेंट्री आ गई 60,000। जरा चेक करें एक बार ये हमारे आंसर्स। करंट असेट्स 2,10,000 सही है।
लिक्विड एसेट्स 1.5 लाख, ये भी सही है, और स्टॉक इन्वेंट्री आ गया 60,000, ये भी सही है। क्या आपको दोनों क्वेश्चन समझ आ गए? बेटा एक दो डाउट हैं, वैलिड डाउट लग रहे हैं, जरा आप सब बच्चों के साथ शेयर कर लेता हूँ डाउट। श्रेया को समझ आ गया। प्रमीत सर, सीए हमने निकाल लिया था, सीएल दिया हुआ था, एल सीधा सीए माइनस सीएल नहीं निकाल। बेटा प्रमीत, एलए का फॉर्मूला नहीं होता, आप जो बता रहे हो वो फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का, सीए माइनस सीएल। एलए का फॉर्मूला होता है सीए माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो मैंने इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाया, वर्किंग कैपिटल नहीं पूछा उन्होंने। बेटा बताएं क्या ये बात समझ आई है? बोलो जल्दी से। फॉर्मूले आपके सामने हैं बेटा, फॉर्मूला आपके सामने है। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप बच्चों ने खुद सॉल्व करना है। मैथ्स है ऑफ कोर्स सर, मैथ्स होता है, वही दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, तो थोड़ा सा मैथ्स लगाना है आपको। फॉर्मूले आपके सामने है, क्वेश्चन लिख लो आप बस, फॉर्मूला यहाँ से आप देख लेना। इस क्वेश्चन का आंसर आप सब बच्चे देंगे, मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम दूंगा जी। बेटा सब रेडी हो? मानव, अक्षत, अनन्या, अनिष्का, आर्यन, बलराज, भूमिका, चाहत, चेतन, डलीना, ध्रुव, हिया, काव्या, कृष्णा, कृति, महक, माधव, राघव, रमनप्रीत, बड़े सारे बच्चे हैं। क्वेश्चन ध्यान से। बेटा फॉर्मूले में हटा नहीं रहा, आप चीटिंग कर सकते हैं जी। बलराज, करंट रेशो, करंट रेशो दे रखी है 3.5:1। लिक्विड रेशो दे रखी है 2:1। क्वेश्चन में दे रखी है बेटा, मैथ्स लगाना है। मैं आराम आराम से चल रहा हूं, आपने स्पीड बढ़ा के चलनी है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री दे रखी है 24,000। अदर करंट असेट्स, याद रखना बेटा, अदर करंट असेट्स ये दे रखी है नील। कह रहे हैं कैलकुलेट करो लिक्विड असेट्स। आपको बस लिक्विड असेट बतानी है, क्वेश्चन गोस टू यू। फॉर्मूले आपके सामने हैं, लिक्विड एसिड्स बतानी है, टेक योर टाइम। चलिए बेटा टाइम अप। एक बार देख लेते हैं कितने कितने बच्चों ने आंसर दिए हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। सबसे पहला आंसर आया था ध्रुव का 32,000। श्रिया लिक्विड एसिड्स, दिव्यांशी, ऋषिमा 32,000, भूमिका, हिया, अक्षत, अनिष्का, डेलिना, सुमन, सबका आंसर 32,000 ही आ रहा है। कृति, मानव, काव्या, पार्थ। सबसे पहला आंसर जो था वो दो बच्चों का था। फर्स्ट आंसर था ध्रुव, सेकंड आंसर था श्रेया। बाकी सबका आंसर सेम आ रहा है, उदित 32,000। मेरी बारी आ गई, अब जरा मैं भी कर लेता हूँ एक बारी आंसर। अगर हम बात करें यहाँ पर करंट रेशो, मैं जरा स्पीड से कर देता हूँ, अब आपको आंसर तो पता चल ही गया है। करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, ये रेशो दे रखी है 3.5/1। सीए और सीएल, सिर्फ मैंने फॉर्मूला लगाया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ रहा है 3.5 CL इज इक्वल टू 1 CA। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर हमें दे रखा है, ये हमारी पहली रेशो का यूज हो गया, दूसरी रेशो है लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, और वो दे रखी है 2:1, 2:1। ना ही लिक्विड एसेट्स पता है ना ही करंट लायबिलिटीज पता है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 2CL इज इक्वल टू 1 लिक्विड एसेट्स। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2, इसके आगे हमें पता ही नहीं। फिर हम यूज करेंगे इन्वेंट्री का, एक ऐसा फॉर्मूला जो इन्वेंट्री
जहां इन्वेंट्री का यूज आता है। तो मुझे पता चला इस फॉर्मूले में इन्वेंट्री का यूज है, तो मैंने लिक्विड एसिड्स का एक फॉर्मूला लिख दिया। लिक्विड एसिड्स का फॉर्मूला लिखा मैंने, CA करंट एसिड्स माइनस इन्वेंट्री माइनस अदर करंट एसिड्स। अब इन्वेंट्री आपको पता है, क्वेश्चन में दिया था इन्वेंट्री है 24,000 दिया हुआ है। अदर करंट एसेट्स जीरो थे, नील। क्या मैं लिक्विड एसेट की जगह क्या मैं लिख सकता हूं 2Cl, क्योंकि लिक्विड एसेट्स किसके बराबर है, 2Cl। अब Ca की जगह क्या मैं एक Ca की जगह लिख सकता हूं 3.5Cl? आंसर इज यस। मैंने सिर्फ वैल्यूज डाल दी, ये वाली वैल्यू उठा के यहां डाल दी और ये वाली वैल्यू उठा के यहां डाल दी। अब जरा इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस इधर आके प्लस और ये इधर आके माइनस, तो 24,000 1.5Cl। 3.5 में से 2 गए तो 1.5Cl। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 24,000 अपॉन में 1.5, ये आ गया Cl। तो जरा चेक करें Cl कितना है। 24,000 डिवाइड बाई 1.5, तो Cl आ रहा है आपके पास 16,000। ये तो Cl है, बट उन्होंने पूछा क्या था, लिक्विड एसिड्स। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं डालूंगा तो 2Cl, 2Cl, Cl की जगह मैंने लिखा 16,000, तो लिक्विड एसिड्स आ गया। और करेक्ट आंसर, आप सब बच्चों का आंसर बिल्कुल सही था, 32,000 आ गया लिक्विड एसिड्स। बेटा ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बुक में दे रखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और मुश्किल क्वेश्चन था जो आपने सॉल्व कर लिया, ये हमारा आंसर आ गया। मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताना चाहता हूं। बेटा मैं आपको एक शॉर्टकट बताना चाहता हूं। आपने कभी नोटिस करा, बेसिकली अगर आप में से कोई बच्चा आगे चल के फ्यूचर में MBA करता है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पे आपको ये दोबारा से पढ़नी पड़ेंगी रेशोज। तो उन रेशोज के अंदर यहाँ पे मैं आपको कुछ ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ। इन दोनों में कॉमन था करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी तो हटा दो, कॉमन है। अलग अलग क्या है, यहाँ पे CA है और यहाँ पे क्या है, लिक्विड एसेट्स। अलग क्या है, CA और लिक्विड एसेट्स। और CA और लिक्विड एसेट्स में जो डिफरेंस आता है, इन दोनों में जो डिफरेंस आता है वो पता है क्यों आता है, बिकॉज ऑफ दीज टू आइटम। अगर ये दो आइटम ना हो, अगर ये ना हो, तो लिक्विड एसेट और करंट एसेट सेम आएगा। तो जो लिक्विड और करंट एसेट्स में डिफरेंस आता है बिकॉज ऑफ दीज टू आइटम। और मैं आपको यही समझाना चाहता था, इससे आप MBA वाला शॉर्टकट समझ जाओगे। करंट एसेट्स, ये करंट एसेट्स हैं। फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये करंट एसेट्स हैं और ये क्या है, लिक्विड एसेट्स। और आपको पता है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस आ रहा है, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1.5। और वो डिफरेंस क्यों आता है, करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स के बीच में डिफरेंस क्यों आता है, बिकॉज ऑफ दीज टू आइटम्स, इन्वेंट्री की वजह से। इन्वेंट्री कितना था, 24,000। अगर आप चेक करोगे तो सीधा आंसर आ गया 16,000। आपने जो इतनी मेहनत से 16,000 रुपये निकाले थे, वो सीधा 16,000 आपका आंसर आ गया करंट लायबिलिटी। तो मैं आपको शॉर्टकट समझाना चाह रहा था, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री है। सीधा डिफरेंस से डिवाइड करो, सीधा आ गई करंट लायबिलिटी, सीधा आप यहाँ पहुंच गए। बाकी वाला काम तो आप सब बच्चे कर ही लेंगे। बेटा आप में से कितने बच्चों को ये MBA वाला शॉर्टकट समझ आया है? हाँ बच्चे कह रहे हैं सर MBA चाय वाला, फिजिक्स वाला। जी बेटा, क्या ये शॉर्टकट समझ आया है, कैसे निकाला था मैंने ये? जी। आर्यन कह रहा है सर रिपीट कर दो। बेटा और बाकी बच्चे बताएं।
बेटा मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ये है करंट असेट्स और ये है लिक्विड असेट। बेटा अगर अदर करंट असेट्स भी होता तो यहाँ पे मैं प्लस कर देता। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये है करंट असेट्स और ये है लिक्विड असेट्स। ये आपको दिखना चाहिए कि ये करंट है, ये लिक्विड है। और करंट और लिक्विड, लिक्विड और करंट में जो डिफरेंस आता है, लिक्विड और करंट में डिफरेंस क्यों आता है? बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री, बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 1.5। और वो डिफरेंस क्यों आता है? बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री प्लस अदर करंट असेट्स। अगर होते तो प्लस कर देता, और इस वजह से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16,000। बेटा मैंने कुछ रेशियोज करा दी, कुछ आपको कंपैरेटिव करा दिया, ये वाला कंपैरेटिव करा दिया, कुछ बैलेंस शीट करा दी, बैलेंस शीट के बारे में बता दिया, नोट्स टू अकाउंट्स के बारे में बता दिया, कुछ एब्रीविएशंस भी बता दी, करंट से स्कूटी चलती है, टॉस, ये याद करने का तरीका भी बता दिया, शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धीरे धीरे करके मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी हैं कि इस पूरी बुक में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी चैप्टर, पूरी बुक में करना क्या है। पूरी बुक में आपको बस ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनके बारे में आपको एनालाइज करना है, डीप नॉलेज। जब तक एक एक चीज नहीं पता होगी पूरी बुक में रटना पड़ेगा। अगर एक बार चीज समझ आ गई, जैसे आज मैंने आपको बैलेंस शीट डिस्कस किया, नेक्स्ट क्लास में स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डिस्कस करूंगा, दोनों चीजें अगर समझ आ गई तो पूरी की पूरी बुक हमारी खत्म हो जाएगी। ये आपकी चैप्टर्स की वेटेज है। थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा करेंगे और थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल डिस्कस किया करेंगे। लास्ट 2 मिनट्स रह गए हैं, लास्ट 2 मिनट्स में मैं आपको एक छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन कराता हूं। और अभी तक हमारे पास पूरे 33 पार्टिसिपेंट्स हैं। बेटा ऑलमोस्ट बच्चों ने क्लास अटेंड करी है, इट मीन्स आप सब करना चाहते हैं क्लासेस। थोड़ा सा थ्योरेटिकल, सिर्फ आपको 1 मिनट 2 मिनट लूंगा। हमारा जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो कंपनीज एक्ट आया था 2013 के अंदर। और ये जो एक्ट है, कानून है, ये किस पर लगता है? ये सिर्फ लगता है कंपनीज के ऊपर। इस कानून के अंदर एक शेड्यूल है, पढ़ेंगे, ये आपको सिर्फ थ्योरी के लिए पढ़ना है। एक शेड्यूल है जिसका नंबर है शेड्यूल नंबर 3। इस शेड्यूल में, पूरे कानून में एक शेड्यूल है जो आपके सिलेबस का पार्ट है, शेड्यूल 3। इसमें एक है पार्ट 1 और दूसरा है पार्ट 2। ये जो पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 आपको बताता है कि हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स आती हैं, ये कौन बताता है? पार्ट 1। जैसे मैंने आपको बताया, बैलेंस शीट अब ऐसे बनती है, वर्टिकल बनती है, तो ये कौन बताता है? ये बताता है पार्ट 1। बेटा एमसीक्यू आएगा पेपर में, याद रखना। पार्ट 2 क्या बताता है? पार्ट 2 बताता है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस का पहली बात तो नाम चेंज हो गया, अब क्या नाम हो चुका है? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। बेटा पहले होता था पी एंड एल अकाउंट, अब अकाउंट हट गया, अब क्या बनते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? कौन बताता है? पार्ट 2। बैलेंस शीट कैसे होनी चाहिए? कौन बताता है? पार्ट 1। शेड्यूल नंबर 3, और शेड्यूल 3 किसका है? कंपनीज एक्ट का। तो ये 1 मार्कर एमसीक्यू क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं आपके स्कूल के अंदर। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे, आपकी 3rd बुक ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी इसके साथ साथ। टेक केयर एवरीवन। पीडीएफ आप सब बच्चों को नोट्स के थ्रू भेज दूंगा, जी उसको आप प्रॉपरली नोट कर लेना। बाकी मिलते हैं ऑफलाइन क्लास के अंदर आज। टेक केयर एवरीवन।